चलिए बच्चों, तो अब हमारे लेक्चर में है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो हमारी मैराथन सीरीज का जो अगला लेक्चर है, अगला जो हमारा एक्ट है वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। अब ये है क्या, इसके लिए जरा हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। देखिए, एम्प्लॉय जो होता है उसको दो तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स जॉब के दौरान मिलते हैं, जैसे सैलरी है, वेजेस है, बोनस है, pension है। इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है जिसका नाम है कोड ऑफ वेजेस एक्ट। और एक होता है जो आपको तब मिलता है जब आप रिटायर होते हैं या नौकरी सुपर एनिमेशन करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे सुपर एनिमेशन का मीनिंग पढ़ा था। जैसे आप और हम लोग कॉमनली रिटायरमेंट बोलते हैं, सुपर एनिमेशन बोला जाता है। पर्टिकुलर एज जो भी आपकी है उसको अचीव करने के बाद में, जो कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से फिक्स होती है, 8 ईयर्स या 60 ईयर्स और 55 ईयर्स में अगर आप अपनी नौकरी से हटते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सुपर एनिमेशन कहा जाता है। उसको रिटायरमेंट नहीं कहते। रिटायरमेंट का मतलब होता है इसके अलावा, जैसे डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, रिमूवल हो गया, तो कहते हैं रिटायरमेंट। तो जो रिटायरमेंट पे या डेथ पे या सुपर एन्युएशन के टाइम पर आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे ग्रेचुटी, पीएफ का पैसा एक साथ आपको मिलेगा, पेंशन है, राइट, इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा वाला, तो वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो ये जो हमारा रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स है, लाइक ग्रेचुटी है, उसके लिए ग्रेचुटी एक्ट है, पीएफ के लिए पीएफ एक्ट है, और पेंशन के लिए भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, अलग से नहीं। इंश्योरेंस है वो भी इसी में पढ़ेंगे, और ईएसआई है वो तो ड्यूरिंग द वर्क आपको मिलता ही है। ठीक है, तो हम इस एक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रेचुटी के लिए ग्रेचुटी एक्ट है। बाकी जो तीन बेनिफिट आप देख रहे हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, और एक पेंशन का जो आपको रिटायरमेंट में मिलेगा, और एक इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस ये टर्म इंश्योरेंस जैसा है, जो किसी की डेथ पे उसको है। तीनों बेनिफिट्स के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 19। तो तीन चीजें ब्रॉडली कवर होती हैं, वन इज प्रोविडेंट फंड, वन इज पेंशन, वन इंश्योरेंस। मैं यहाँ याद दिला दूं आपको, ये इंश्योरेंस ईएसआई वाला नहीं है, यानी मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं है, ये टर्म इंश्योरेंस का है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस मतलब है जो इंश्योरेंस अपने जो है में आपको रिटायरमेंट पे या डेथ पे लमसम अमाउंट दिया जाता है, ये वो इंश्योरेंस है। पहले हम बात कर लेते हैं ये एक्ट एप्लीकेबल किस किस पर होता है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी एस्टैब्लिशमेंट इज अ फैक्ट्री एंगेज इन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। राइट, सरकार ने अलग से शेड्यूल 1 बनाया है, उसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज के नाम है। यदि आपकी फैक्ट्री उनमें से किसी भी इंडस्ट्री एंगेज्ड है तो वो एस्टैब्लिशमेंट को कवर करेंगे। एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, बस दोनों में कंडीशन कॉमन क्या है, ये कवर तभी होंगे जब 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में, 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं। तीसरा, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में नहीं आता, यानी ना तो वो नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, या ही वो उस वाले बिजनेस में लगा है या इंडस्ट्री में लगा है जो कि शेड्यूल 1 में नोटिफाइड है, तो ऐसे केस में द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर गिविंग अ टाइम ऑफ 2 months बाय पब्लिश नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो 1 और 2 में नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कवर कर सकती, इंक्लूड कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करके। And the last, if both employees and employer agree to for application of this PF Act, that scheme, they shall make an application to the PF Commission. If permission obtained, apply. ये मान लीजिए आप 1, 2, 3 में नहीं आ रहे हैं, ना तो आप शेड्यूल 1 में जो नोटिफाइड इंडस्ट्री आपकी, ना तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी और तरीके का आपको जो है मिला है 2 महीने का देकर भी। तो उस केस में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को पीएफ का बेनिफिट, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों रेडी हैं, क्योंकि पीएफ में कंट्रीब्यूशन में एक हिस्सा एम्प्लॉय की सैलरी कटेगा, एक हिस्सा एम्प्लॉयर देगा, परमिशन रिक्वायर्ड है। तो आप पीएफ कमिश्नर के पास में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पीएफ कमिश्नर, अगर पीएफ कमिश्नर, पीएफ डिपार्टमेंट अलग से पूरे, तो अगर पीएफ कमिश्नर आपको परमिशन दे तो एक्ट आपके ऊपर लगेगा। एक बार अगर ये आपके ऊपर एक्ट लग गया, विल कंटिन्यू टू अप्लाई। वंस द एक्ट स्टार्ट्स टू अप्लाई, इट विल कंटिन्यू। अब सवाल आता है, इन विच एंटिटीज द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर नहीं लगेगा अगर 50 से कम एम्प्लॉइज है। ऐसा कोई भी स्टैब्लिशमेंट जो कि सेटअप बाय और अंडर द कंट्रोल और बिलोंगिंग टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एंड इन द एम्प्लॉइज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इन रिसीप्ट ऑफ बेनिफिट्स और एनी अदर स्कीम वेयर बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। काफी हद तक जैसे आप पीछे पढ़कर आए, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, तो उसके ऊपर भी लगेगा अगर उसके एम्प्लॉयज को पीएफ जैसा ही कोई और बेनिफिट
ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आपको तो बेनिफिट से मतलब है ना, पीएफ या पीएफ जैसे ही बेनिफिट्स अगर आपको मिल कोई दिक्कत एक्ट अप्लाई करना नहीं है। पीएफ की एलिजिबिलिटी देखते हैं, कौन से एम्प्लॉयज के ऊपर लगेगा, कौन से पे नहीं लगेगा। ओनली दोज एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर पीएफ हु सैलरी इज लेस देन, और अब किसी ऑर्गेनाइजेशन पर ये एक्ट लगता है उसमें भी आप अगर एम्प्लॉय और आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो ही या 15,000 है तो ही आपको पीएफ का बेनिफिट, वरना नहीं। However, if employees wants to cover employees, so if the employer want to cover employees having salary greater than 50, such case he can cover, but PF deduction shall be on salary. एम्प्लॉयर अच्छा है, वो कहता है कि नहीं जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है उनको भी हम पीएफ का बेनिफिट देंगे, दे सकते हो। उस केस में एम्प्लॉयर को हमने बोला कि भैया 15,000 रुपए की सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूशन है 12% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है 10% लेता हूँ, तो सैलरी 50,000 रुपए आप पीएफ में कवर करना चाहते हो तो सैलरी 15,000, लेकिन तो एक्ट करा एम्प्लॉयर कहता नहीं मैं तो 50,000 रुपए दूंगा, तो दो। एम्प्लॉयर एक्ट ने तो आपको एग्जाम्पशन ही दिलवाया था, एक्ट ने तो आपके भैया 15, अगर 15,000 से ऊपर की सैलरी वाले एम्प्लॉय को पीएफ देना चाहते हो तो भी उस केस में आपको जो है 15,000 रुपए की सैलरी मांग, पर आप कहते हो नहीं मैं तो 15,000 से ऊपर की सैलरी पे भी पीएफ दूंगा, तो फिर आपकी इच्छा है आप दे सकते, कोई दिक्कत। आइए, एनी पर्सन employed for the wages for any kind of the work in relation to the work of factory or work of factory wages paid by employer through contract, ये हम लोग एम्प्लॉय की बात करेंगे, पहले हम पीएफ एलिजिबिलिटी कौन कौन से एम्प्लॉयज को जो है कवर करना है, तो सारे एम्प्लॉयज आएंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई एम्प्लॉय अगर ऐसा है वो टेम्परेरी आपने काम कुछ दिनों के लिए, कई बार ऐसा होता है ना ओवरबर्डन्ड होता है या कभी कुछ एक स्पेसिफिक नेसेसरी होता है, उस केस में हम लोग उसको हायर करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऐसा कभी होता है तो जो है पीएफ डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि भैया उसको आप कवर नहीं करो, तो हम अगर टेम्परेरी एम्प्लॉय को कवर करेंगे तो कोई टेम्परेरी बेसिस पर अगर आपका एम्प्लॉय आपके यहाँ आता है तो आपको थोड़े दिनों स्पेशल तरीके से अगर कोई बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग तो उसको कवर किया जाता है, यानी बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग काम करने वाले लोग जनरली घर से काम करते हैं, ठीक है ना, लोग जनरली घर से काम करते हैं, तो वो अलग से आते भी नहीं। बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग अगर अलग से काम कर रहे हैं, घर से काम करते हैं, तो भी वो एम्प्लॉय के तौर पे माने। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो ये कंडीशन पूरी कर रहा है विल बी एंटाइटल्ड फॉर पीएफ। एम्प्लॉय में कौन कौन आता है देखें, एनी पर्सन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है एम्प्लॉय का, डेफिनेशन काफी हद तक वही है जो आपने बाकी एक्ट में पढ़ा है, कुछ ज्यादा नया इसमें नहीं। कोई भी व्यक्ति जो कि वेजेस के लिए काम कर रहा है और कोई भी एम्प्लॉय अगर वेजेस के लिए काम करता है और फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम करता हो या ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता हो, इसके लिए उसे सैलरी चाहे एम्प्लॉयर खुद दे चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिलती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति एम्प्लॉय के एम्प्लॉय। कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है या फैक्ट्री के लिए काम करता है और उस फैक्ट्री में काम करने के बदले में जो सैलरी उसको एम्प्लॉयर से मिलती है या किसी कॉन्ट्रैक्टर, काम वो कोई सा भी करता हो लेकिन उससे एम्प्लॉय आ जाएगा, एम्प्लॉय का बेनिफिट। अब सवाल आता है एम्प्लॉय में किन इंक्लूड करना है किनको एक्सक्लूड करना है। देखिए, काफी हद तक जो आपने प्रोविजंस पढ़े हैं वही आएंगे, जैसे हमने अप्रेंटिस का पढ़ा था। यदि अप्रेंटिस आपका अंडर द अप्रेंटिस एक्ट तो इंक्लूड नहीं करना, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली अपॉइंट करा है तो इंक्लूड। एनी एम्प्लॉइज इज अपॉइंटेड ऑन टेम्परेरी बेसिस, जैसा मैंने भी आपको कहा कैजुअल लेबर करना। इंक्लूजन की मैं बात करूं तो एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस बट इज वर्किंग इज नॉट रेगुलर। यहाँ पर याद रखिए, कोई व्यक्ति को टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट करा है वो तो नहीं आएगा, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो है परमानेंट और काम ही उनका ऐसा जो 2 से 3 दिन में एक बार होता है, जैसे गार्डनर है। अब गार्डनर हमारा परमानेंट है, उसको सैलरी पे रखा हुआ है, हर महीने उसको फिक्स सैलरी देते हैं, तो ये आपने बना रखी है, पर उसको काम 2 दिन में एक बार करना होता है, काम ही ऐसा है भाई, क्या कर सकते हैं, उसका नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है
क्योंकि उसको 2 दिन में एक बार करना होता है, तो उसको शामिल करना है, राइट। तो मैं समझे, एक तो होता है जिससे वर्कर को ही टेम्परेरी बेसिस पे रखा है, कब तक रखेंगे पता नहीं, कितने दिन के लिए रखा पता नहीं। एक होता है जो बंदा तो आपने परमानेंट रखा है, लेकिन उसका काम ऐसा है जो 2-3 दिन में एक बार करना होता है, वो कवर होगा। बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग वाले को इंक्लूड करना है, जैसा मैंने आपको बता दिया। पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं, वर्किंग पार्टनर्स जिनको सैलरी मिलती है, उसको नहीं कवर करना। क्यों? पार्टनर्स जो है वो भले ही एम्प्लॉय के तौर पे भी काम करते हो, वर्किंग पार्टनर हो, सैलरी भी लेते हो, लेकिन ओनर तो है ही ना। तो ओनर खुद को ही पीएफ में कवर नहीं कर सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कोई अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी मेंबर है जो कि एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, सैलरी मिली, उसको कवर करेगा। रीजन है, सोसाइटी और कंपनी के केस में सोसाइटी और कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, उनका मेंबर से कोई लेना देना नहीं। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं, कंपनी के केस में तो पढ़ा कि जो एम्प्लॉयज हैं जो मेंबर्स हैं, उनका है ही नहीं, सेपरेट एग्जिस्टेंस है कंपनी का। सोसाइटी में सेम। तो सोसाइटी या कंपनी के केस में सोसाइटी कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। तो अगर अगर कोई मेंबर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो सैलरी मिल रही है, तो उसको पीएफ भी मिलेगा। एम्प्लॉयज ऑफ स्कूल शैल बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय, बिल्कुल उनको भी इंक्लूड करना है। कैजुअल वर्कर को शामिल नहीं करना, हम ऊपर लिख चुके हैं। और टू इंक्लूड से शामिल नहीं किया जाए। अब आता है, चूंकि पीएफ में हमने कंट्रीब्यूशन देना है और एम्प्लॉयर को भी लगभग उतना ही कंट्रीब्यूशन देना होता है, एम्प्लॉय को देना है। तो ऐसे में हमने जो है बेसिक वेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या क्या शामिल होगा वो देखना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, 15,000 से ज्यादा सैलरी वाले पर्सन को हमें कवर नहीं करना। सैलरी 15,000 से ज्यादा उनको कवर नहीं करना। अगर कर भी रहे तो उनको हम लोग 15,000 पे देंगे। आप अपनी मर्जी से ज्यादा पे दे सकते हो, एक अलग बात है। इसलिए हो सकता है आप कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन देखो तो आप हो सकता है बोलो कि सर 1 लाख रुपए और 1 लाख पीएफ कटता है, तो एम्प्लॉयर काट सकते हैं और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकता है। पहले हम बात करेंगे बेसिक वेजेस का मतलब क्या है। ऑल इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इमोल्यूमेंट का मतलब होता है जो भी बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर से मिलता है उसे इमोल्यूमेंट कहा जाता है। तो ऑल इमोल्यूमेंट्स अर्न बाय एन एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू हिज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज पेड और पेबल टू एम्प्लॉय इन कैश। यदि आपने अपने एम्प्लॉयज को कोई भी पैसा दिया, कोई भी इमोल्यूमेंट जो इसने कमाए हैं, मेहनत करके कमाए हैं, यानी जो उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसको पूरा करने के बदले में जो पैसा मिलता है, तो उसने वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरे करे हैं। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो भी काम उसको करा है, मतलब उसका पैसा कमाया, तो उस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के बदले में जो पैसा उसने अर्न करा, जब उसे देंगे या देने वाले हैं कैश। कैश का मतलब नॉट ओनली इन हार्ड कैश, ट्रांसफर कर दिया, कर दिया, साइड में नहीं होना चाहिए, तो सब इसमें आएगा। क्या नहीं आएगा? फॉलोइंग शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ बेसिक वेजेस: कैश वैल्यू ऑफ द फूड कंसेशन, डीए, एचआरए, ओवरटाइम अलाउंस, कमीशन, बोनस, या फिर गिफ्ट्स मेड बाय द एम्प्लॉयर। सब नहीं आएंगे। हम नीचे भी थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो आप देखिएगा हम कुछ शामिल करेंगे। इनको हमने बेसिक वेजेस से हटाया है। जो पीएफ कटेगा वो बेसिक वेजेस पे नहीं कटेगा, वो बेसिक वेजेस प्लस कुछ हम ऐड करेंगे, उनको जोड़कर उस पर कटेगा पीएफ, ठीक है? बेसिक वेजेस पे नहीं कटेगा। ये जो हमने हटाया डीए, एचआरए, ये हमने बेसिक वेजेस की डेफिनेशन से, यानी बेसिक वेजेस की डेफिनेशन में कुछ नहीं करना है। पीएफ बेसिक वेजेस पे नहीं कटता, हम आपको बताएंगे किस पे कटेगा। एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी लेस ग्रेटर देन 15,000 आर नॉट एलिजिबल, ये मैंने सिर्फ रिपीट कर दिया। However, if employer wants to contribute, then he is liable to contribute only on salary. He is liable to contribute on 50. कम लाइबल एक्ट के हिसाब से, हाँ वो चाहे तो वॉलंटरली ज्यादा कंट्रीब्यूट कर। अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पीएफ एम्प्लॉइज ना, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट देखिए 12% ऑफ सैलरी। देखो बेसिक वेजेस नहीं है, कंट्रीब्यूशन कितना है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा 12% ऑफ सैलरी, ठीक है? एम्प्लॉय का सैलरी बोला है, बेसिक वेजेस नहीं। सैलरी का मतलब क्या है वो मैं आपको भी बताऊंगा नीचे। सैलरी बोलो या पे बोलो, सैलरी का 12% या पे का 12%, सैलरी या पे का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा। एम्प्लॉय में कंट्रीब्यूट हायर और लोअर अमाउंट। भाई अगर चाहे तो ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। अब जो मैं बोलूँ आगे से बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन जो है वो है 12%। एम्प्लॉय कहता है मैं तो कम करूंगा, कम कर लो। वो कहता है मैं ज्यादा करूंगा, ज्यादा कर लो। एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन करना है, लिसन दिस केयरफुली।
एम्प्लॉयर को उतना कंट्रीब्यूशन करना है जितना एम्प्लॉय करता है। अगर एम्प्लॉय 12% कर रहा है, एम्प्लॉयर भी 12 करेगा। एम्प्लॉय 10 करता है, एम्प्लॉयर भी 10 करेगा। एम्प्लॉय 9 करता है, एम्प्लॉयर। लेकिन अगर एम्प्लॉय 12 से ज्यादा करता है तो एम्प्लॉयर को 12 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, वो 12% यानी अगर एम्प्लॉय 12 से ज्यादा कंट्रीब्यूट तो एम्प्लॉयर 12 से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं। लेकिन अगर एम्प्लॉय 12 से कम करेगा तो एम्प्लॉयर भी 12 से कम। तो रूल बड़ा सिंपल है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 12%। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 12%। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% है, उससे कम है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% ज्यादा है, एम्प्लॉयर मैक्सिमम 12%। जैसा हमने कहा कि 12% आप किसका लोगे, पे का मतलब क्या देखिए, बेसिक वेजेस जो आपने ऊपर पढ़ा, उसमें डीए जोड़ लें, रिटेनिंग अलाउंसेस जोड़ लें, एंड कंसेशनल वैल्यू ऑफ फूड। मैंने आपसे कहा था कि बेसिक वेजेस पे हम लोग पीएफ नहीं काटते, और जो ऊपर आपने हटाए वो बेसिक वेजेस में से हटाए, यानी बेसिक वेजेस की जो डेफिनेशन है उसमें से हमने हटाया। अभी हम लोग वो जो ऊपर बेसिक वेजेस कैलकुलेट करा उसमें डीए जोड़ लेंगे, रिटेनिंग अलाउंसेस जोड़ लेंगे, और कंसेशनल वैल्यू ऑफ फूड भी जोड़ लेंगे। ये अमाउंट को हम लोग जोड़ के इसके ऊपर हमें कंट्रीब्यूशन दें, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय विल बी ऑन एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑफ दिस। अब हम नीचे कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहे हैं जिनमें कंट्रीब्यूशन की रेट 12% नहीं पर 10%, यानी आपको यहाँ पे 10% ही कंट्रीब्यूट करना है। पहला, एन एस्टैब्लिशमेंट विच इज कवर्ड ऑन और बिफोर 22 सितंबर 1997 एंड वेयर एम्प्लॉइज आर लेस देन और इक्वल्स टू, पहले 20 एम्प्लॉइज की 10 एम्प्लॉय की कंडीशन, वहां पे 10 पे भी लग जाता था। यानी अगर कोई एम्प्लॉयर को थोड़ा सा सबका प्रॉब्लम, कंजेशन है, इस दिक्कत, तो अगर कोई भी एम्प्लॉय है 12% पहले 22 सितंबर 2019 से पहले से इसमें कवर है, उनको 10% ही देना है। सिक कंपनी में भी 10% से ज्यादा नहीं देना। एनी कंपनीज हुज एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स, ये आपके लॉसेस जो है वो नेट एसेट्स से ज्यादा है। न्यू कैटेगरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट विच अलाउड बाय सीजी टू कंट्रीब्यूट 10%, जैसे ईडी, इंडस्ट्री, कॉर्गम, इनमें भी सरकार ने 10% का है। ठीक है, अच्छा ये जो 12% की रेट है ये अभी हाल फिलहाल है, बाकी तो इनकम टैक्स वगैरह में 10% का रेट भी कई जगह कर दिया। बाकी मैंने आपको दोनों बता दिए कि हो जाएगा 12 किस्त, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत सिंपल सा है। के बाद में हम लोग आगे चलेंगे एडवांसेस और विड्रॉल, यानी कौन कौन से पर्पजेस के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल विड्रॉल, यहाँ तीन, मैं यहाँ एक छोटी सी लिस्ट आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसमें बहुत ज्यादा फाइनल विड्रॉल है। दो चीजें होती है, एक होता है फाइनल विड्रॉल की फाइनल हम पैसा कब ले सकते हैं, एक होता है एडवांस यानी प्री पेमेंट, हम पहले पैसा लेना चाहते हैं। फाइनल विड्रॉल की लिस्ट में आपको पहले बढ़ाऊंगा कि फाइनल विड्रॉल कब अलाउड है। तो देखिए फाइनल विड्रॉल में समझे आप, अगर किसी व्यक्ति का सुपर एनिमेशन हो रहा है, सुपर एनिमेशन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया पीछे कई बार, आज भी समझाया। If a person vacate his or leave his job due to attainment of his age, तो हमने पढ़ा था कि जो भी एज आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एज के अचीव होने पर अगर आप नौकरी से हटना ही पड़ेगा तो उसको बोलते हैं सुपर एनुएशन। रिटायरमेंट, जॉब से अगर आप रिजाइन करते हैं वो आता है सुपर एनुएशन पे आप पूरा पैसा ले सकते हो, रिटायरमेंट पे आप पूरा पैसा ले सकते हो, डेथ पे आप पूरा पैसा ले सकते हो, परमानेंट डिसेबिलिटी पर आप पूरा पैसा ले सकते हो, अलाउड है। इसके अलावा व्हेन अ पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया फॉर परमानेंट सेटल, यदि कोई व्यक्ति परमानेंटली इंडिया से बाहर जा रहा है जॉब छोड़ के, अब मैं जॉब छोड़ के पर ले सकते हो। शिफ्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री वेयर इट इज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, आपने जॉब छोड़ी और अब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हो जहाँ पर एक्ट नहीं लगता तो भी, लेकिन यहाँ आपको 2 महीना वेट करना, 2 महीने के वेट के बाद में आपको लोग अलाउ कर देंगे, है ना। यानी आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा और आप ये कहते हो मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसमें भी पीएफ लगता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो तो आपका पीएफ अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है, एम्प्लॉयर कोड चेंज, कंट्रीब्यूशन से आता रहेगा। पीएफ वैसे भी पीएफ डिपार्टमेंट में जमा होता है, एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन आकर पीएफ डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जहाँ पीएफ लगता ही नहीं है तो भी आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, 2 महीने का वेट। इफ यू लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर वेटिंग फॉर अ 2 पीरियड ही डू नॉट जॉइन एनीवेयर, अगर आप ये दो चीजें ज्वाइन एनीवेयर और ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले के लिए,
वेयर ये इफेक्ट नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने नौकरी छोड़ी और आप कहते हैं मैं तो कहीं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं नौकरी छोड़ या मैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगा जहां पीएफ लगता, वहां पर आप आराम से पूरा पैसा विड्रॉ। अच्छा, ये जो 6 वाला है, इसमें हो सकता है आपको 2 महीने वेट कभी कभी ना भी करना, यानी अगर वो जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लिख के दे देता है कि हमारे यहाँ पीएफ नहीं लगता, तो पूरा पैसा दे सकते हो, 2 महीने वेट नहीं करना। आप जॉब ही छोड़ रहे हो, मैं कहीं जॉब नहीं करूँ 2 महीने के बाद। लेकिन ये जो 2 महीने वाली कंडीशन है, ये तब मत लगाना जब कोई महिला जॉब छोड़ रही है बिकॉज ऑफ हर मैरिज, तो वो हाथ के हाथ पूरा पैसा ले सकती है। मैरिज की वजह से अगर कोई महिला अपना जॉब छोड़ती है, तो शी इज एंटाइटल टू टेक ऑल ऑफ हर अमाउंट फ्रॉम दैट फंड। तो ये तो है फाइनल विड्रॉल। लेकिन जो है एडवांस और विड्रॉल कब ले सकते हैं बिफोर, वो हम देखते हैं कि कौन कौन से। तो एडवांस कब ले सकते हो आप देखो। अच्छा, इसमें दो तरह के, एक नॉन रिफंडेबल, एक रिफंडेबल। इस पर नॉन रिफंडेबल लिखा है तो आपको वापस जमा करने की जरूरत नहीं। अगर आप जमा कराना चाहते, जमा नहीं कराना है अपना ही पैसा, लेकिन एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए था ना, तो अभी आपने इस पैसे को अगर जो है रिफंड कर दिया, तो आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा, नहीं करोगे कुछ केसेस में तो ये नॉन रिफंडेबल। बाकी जगह रिफंडेबल है, वहां जहां नॉन रिफंडेबल नहीं लिखा, हाँ रिफंडेबल है, मतलब उस पैसे को आपको रिटायरमेंट से पहले पहले वापस जमा कराना पड़ेगा पीएफ। राइट, जहाँ नॉन रिफंडेबल लिखा है वहां आपने जमा करा दिया, बहुत अच्छी बात, नहीं कराया तो कोई बात नहीं। ठीक। नॉन रिफंडेबल एडवांस फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम टुवर्ड्स अ पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और उसका प्रीमियम चुकाने के लिए आपने पीएफ से विड्रॉ करा, कर सकते हो, वापस करने की जरूरत नहीं है। विड्रॉल फॉर परचेसिंग ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस और फ्लैट और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस इंक्लूडिंग एक्विजिशन। राइट, यदि मकान खरीदने, रहने के लिए मकान, ड्वेलिंग हाउस मतलब रहने के लिए कोई मकान या फ्लैट आपने खरीदा या जमीन खरीदी और उस पर कंस्ट्रक्शन कराया, उसके लिए ये रिफंडेबल है। देखो इसमें नॉन रिफंडेबल नहीं लिखा हुआ, अभी तो ले लो पर रिटायरमेंट से पहले जमा करा देना। नॉन रिफंडेबल एडवांस टू द मेंबर्स ड्यू टू द टेम्परेरी क्लोजर ऑफ एनी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट फॉर मोर देन 15 days for the reasons other than strike or due to the non receipt of wages for 2 months। यदि आपकी फैक्ट्री 15 दिन से बंद है और जहाँ पे आप काम करते हो वेजेस नहीं मिला, या फिर आपकी फैक्ट्री में आपको दो, फैक्ट्री बंद नहीं हुई लेकिन आपको 2 महीने से वेजेस नहीं मिली, तो पीएफ से पैसा ले सकते हो, क्योंकि घर तो चलाना पड़ेगा ना। तो नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल एडवांसेस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन लास्टिंग 1 month और मोर, मेजर सर्जिकल ऑपरेशन और सफरिंग फ्रॉम टीबी, पैरालिसिस, कैंसर, मेंटल डिसरेंजमेंट और हार्ट एलिमेंट और द ट्रीटमेंट ऑफ विच इज हैव ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉयर। यदि कोई व्यक्ति 1 महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट है, या उसकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है, या इस तरह की बीमारी, टीबी, पैरालिसिस, कैंसर, मेंटल डिसरेंजमेंट या हार्ट एलिमेंट, और सेम चीज आपके फैमिली मेंबर के लिए भी है, राइट, मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, क्योंकि देखिए आप जब खुद हॉस्पिटलाइज हो तब तो पैसा चाहिए, कमाने कैसे जाएं, लेकिन अगर फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज है तो आप मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सा आप ऑफिस जा सकते हो। ऐसे केस में अगर आप ऑफिस जाते हो तो वो फिर वाले केस के लिए नहीं। अगर हॉस्पिटल में कोई 1 महीने से ज्यादा एडमिट है आपका रिलेटिव, तो आप पीएफ से पैसा नहीं लेते। राइट, सिंपल एडमिट, हाँ अगर उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई टीबी, पैरालिसिस, कैंसर में किसी को, अगर इनमें से कोई भी हुआ है रिलेटिव को, तो पैसा ले सकते हो। और नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल एडवांस फॉर द डॉटर और सन्स मैरिज, खुद की मैरिज या मैरिज ऑफ सिस्टर और ब्रदर, और द पोस्ट मेट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ सन और डॉटर। बेटे की, खुद की या बच्चों की या भाई बहन की शादी के लिए पैसा लिया, या बच्चे की, मतलब बच्चे मतलब बेटा बेटी की जो है पोस्ट मेट्रिकुलेशन एजुकेशन के लिए लोन लिया, नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल एडवांस इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इज डैमेज बाय द कैलेमिटी ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, फ्लड और earthquake और वाइट्स, दंगा फसाद, बाढ़ और वजह से आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, विड्रॉल फॉर द, यहाँ ये नॉन रिफंडेबल है। अब जो पढ़ रहे हैं वो रिफंडेबल है। अगर आपने कोई स्पेशल केस में लोन लिया, ठीक है, तो उस, तो उनको चुकाने के लिए आप पीएफ से पैसा ले रहे हो, ले लो, अभी तो ले लो, लेकिन वापस कर देना। नॉन रिफंडेबल advances to physical handicap members for purchase and equipment required to minimize the hardship account of handicap। यदि कोई हैंडीकैप मेंबर है तो उसको कोई भी जो है अपनी हार्डशिप कम करने के लिए, जो कठिनाइयां आती हैं जैसे, दूर करने के लिए कोई भी अगर पैसा, मशीन इक्विपमेंट खरीदना है तो उसके लिए पैसा ले सकते हो नॉन रिफंडेबल, लेकिन आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पीएफ का है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पेंशन। जैसे मैंने कहा था इसमें 3, पीएफ, पेंशन एंड इंश्योरेंस। अभी हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की। पेंशन को लेकर क्या प्रोविजन है,
मैं जरा यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं पहले। पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी, पहली बात तो जो भी व्यक्ति पीएफ में कवर होता है उसको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पेंशन के लिए कुछ कंडीशन है। मिनिमम सर्विस ऑफ 10 इयर्स, यदि आपकी कम से कम 10 साल की सर्विस है तो ही आप पेंशन के लिए एलिजिबल है। पेंशन विल बी पेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ, या तो सुपर एन्यूशन एज जो कि सामान्यतः 58 इयर्स है, या जो भी आपके, हम लोग नहीं बोल रहे 58 इयर्स, जो भी आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डिसाइडेड है, तो पेंशन तो उसके बाद ही मिलेगी। या फिर अटेनिंग द एज ऑफ 50 इयर्स, ये जनरली वीआरएस वालों के लिए, वीआरएस मतलब क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम, यदि कोई व्यक्ति वीआरएस लेना चाहता है, जॉब छोड़ना चाहता है, अलाउड है, लेकिन उस केस में भी उसको 50 साल की उम्र तक नौकरी करनी है। उसने 50 साल की उम्र से पहले पीआरएस ले लिया तो हम उसको पीएफ नहीं दे पाएंगे और पेंशन नहीं दे पाएंगे। या फिर ऑन डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, फैमिली विल गेट द चिल्ड्रन पेंशन इन एडिशन टू द, यदि डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो फिर आपको फैमिली पेंशन। देखिए डेथ, जो पेंशन खुद को मिलती है उसको बोलते हैं पेंशन, और व्यक्ति की डेथ के बाद में जो घर वालों को पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन। एक चीज, जो फैमिली पेंशन है वो मिलेगी आपको, और साथ में चिल्ड्रन पेंशन अलग से मिलती है एक, और वो भी मिलेगी। एक चीज, तो दो कंडीशन एक साथ पूरी हो, एक तो 10 साल की मिनिमम सर्विस हो, तो 10 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, पहली बात। सेकंड, आपने या तो रिटायरमेंट आपका सुपरएन्यूशन हुआ है, बहुत बढ़िया, या फिर अगर आपने पहले जॉब छोड़ दी कोई बात नहीं, बट उस केस में आपने 50 साल की उम्र के बाद ही नौकरी छोड़ी, ध्यान रखना। अब दोनों कंडीशन एक साथ हो रही है। यदि मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ी 52 साल की उम्र में, लेकिन आपकी टोटल जॉब अभी 8 साल की है, पेंशन नहीं मिलेगा। आपकी जॉब हो गई अभी तक 17 साल की, लेकिन आपने 48 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी तो भी पेंशन नहीं मिलेगा। दोनों कंडीशन एक साथ पूरी। सुपर एन्यूशन के केस में भी यही कंडीशन है, यदि आपकी 60 साल की रिटायरमेंट की एज है, मान लीजिए आप 60 साल पे रिटायर हो गए, लेकिन तब आपकी सर्विस 8 साल की थी क्योंकि आपने 52 साल की उम्र में ज्वाइन करा, नहीं मिलेगा। राइट। तीसरा, तो डेथ परमानेंट डिसेबिलिटी, उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 10 साल का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप पे नहीं लगाते वहां मिलेगा। अब पेंशन का अमाउंट है कितना, पेंशन आपको मिलता कितना है, कितने रुपए का पेंशन आपको मिलेगा, और पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन कितना देना है। पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर बताएंगे पेंशन कितना मिलेगा। देखें, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, ऑल सब्सक्राइबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ पीएफ स्कीम आर एलिजिबल, जो भी एम्प्लॉय पीएफ स्कीम का हिस्सा है वो पेंशन स्कीम का भी हिस्सा है ऑटोमेटिकली, बस कंडीशन वो ध्यान रखना। ठीक है, वो मैं भी कंट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा अलग से भी। कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 8.33, अलग से नहीं देना है। वो जो पीएफ में 12% कंट्रीब्यूशन दिया था ना, मर जाएगा एम्प्लॉयर भाई, उस 12 के अलावा 8.33% और देगा, फिर वो ग्रेचुटी का अलग है और इसका अलग है, पीएसआई का अलग है। जो 12% कंट्रीब्यूशन है, जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने दिया 12% में, उसमें से 8.33% जाएगा पेंशन में, और बाकी बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, पीएफ में। देखो, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.33% इज डाइवर्टेड टू पेंशन फंड एंड बैलेंस 3.67 इज क्रेडिटेड टू द पीएफ अकाउंट। गवर्नमेंट भी अलग से कंट्रीब्यूशन करती है 1.16%। अब जरा इसको आसान भाषा में अगर हम समझें तो देखो, अच्छा पेंशन फंड में एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जीरो होता है, एम्प्लॉयर का जाएगा गवर्नमेंट का जाएगा। देखो आप समझो, पीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, 12%। ये पीएफ फंड का है, पेंशन फंड का। पीएफ में एम्प्लॉय है 12%, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ में कितना है, 3.67%। टोटल 12 में से 8.33% कहां चला गया, पेंशन फंड में। पेंशन फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जीरो, पेंशन फंड में एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना, एम्प्लॉय को सिर्फ पीएफ फंड में देना है। एम्प्लॉयर को पीएफ एंड पेंशन दोनों में देना है, एक्चुअल तो 12% ही है, उसी को तो तोड़ा है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है 1.17। सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफ में कुछ नहीं देगी, पर पेंशन फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो आप समझो, पेंशन फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं है, एम्प्लॉयर का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब अगर इसको टोटल करें तो पीएफ में जा रहा है 15.67% टोटल सैलरी का, 12% एम्प्लॉय का, 3.67% एम्प्लॉय का। पेंशन फंड में जा रहा है 9.5%, 8.33% फ्रॉम एम्प्लॉयर और 1.17% एम्प्लॉय। दिस इज व्हाट द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पेंशन मिलेगी आपको कब, ये जो हमने कंडीशन की, कम से कम 10 साल की सर्विस हो, कंडीशन नंबर 1, और आपका सुपर एन्यूशन हुआ हो, या फिर आपने जॉब छोड़ी है तो 50 साल की उम्र के बाद। पेंशन मिलता कितना है, पेंशन का अमाउंट कितना है, जो भी आपकी मंथली पेंशन रिटायरमेंट के बाद, या जब भी आप जॉब छोड़ोगे 50 साल की उम्र के बाद, पेंशन हर महीने कितना मिलेगा,
पेंशनेबल सैलरी, इसको मल्टीप्लाई करना है आपका पेंशनेबल सर्विस पीरियड प्लस। पेंशनेबल सर्विस पीरियड का मतलब है जितने सालों तक आपने कंट्रीब्यूशन दी, यानी आपके सैलरी में से पीएफ कटा है उतने सालों में, उतने साल, यानी अगर मान लीजिए आपकी जॉब रही 22 साल, लेकिन 22 में से 19 साल ही ऐसे थे जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन गया पीएफ में, तो आपको पेंशनेबल पीरियड 19 साल। यदि पहले साल से, पहले महीने से आपकी सैलरी से पीएफ कट रहा था, जब तक आप जॉब में रहे तब तक पीएफ कटा आपका, तो यहाँ पर आपको जो पेंशनेबल पीरियड है वो पूरे 21 साल रहेगा, जितने भी साल आपने काम करा। देखो, पेंशनेबल सर्विस पीरियड मतलब पीरियड फॉर विच सर्विस वाज गिवन बाय द एम्प्लॉय इन द ईयर्स वेयर कंट्रीब्यूशन मेड इन कंट्रीब्यूटेड फंड, राइट। जनरली तो क्या होता है, जितने साल हम नौकरी करते हैं, जिस दिन ज्वाइन करते हैं तब से पीएफ कटने लगता है। फिर भी अगर ऐसा है कि आपके नंबर ऑफ सर्विस पीरियड जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसमें से जो कंट्रीब्यूशन वाले पीरियड है वो कम है, सर्विस पीरियड है 20 साल, उसमें से कंट्रीब्यूशन वाले पीरियड 18 साल है, तो 18 साल के लिए ही जाएगा। 17 साल है, 17 साल की में दो ऐड कर देना, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना पेंशनेबल सैलरी। पेंशनेबल सैलरी कैसे निकालनी है, जिस दिन आप रिटायर हुए या जॉब छोड़ी उसके पहले के 60 महीने की सैलरी को 60 से डिवाइड, 60 महीने मतलब 5 साल की सैलरी तो जोड़ लो हर महीने की, क्योंकि सैलरी हर महीने कम ज्यादा हो सकती है, तो 60 से डिवाइड कर देना पेंशनेबल सैलरी है। इफ एम्प्लॉय वर्क फॉर ग्रेटर देन 10 years बट लेस देन 20 years, अब देखो यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं एग्जाम्पल, यदि किसी एम्प्लॉय ने 22 साल नौकरी करी है, ठीक है, और 22 साल उसने पीएफ में कंट्रीब्यूशन, तो पेंशनेबल सैलरी क्या रहेगी, 22 प्लस 2 24, 24 को मल्टीप्लाई कर देना है पेंशनेबल सैलरी, क्योंकि पिछले 12 महीने, पिछले 60 महीनों की सैलरी डिवाइड बाय 60। मान लीजिए पिछले 60 महीनों की सैलरी को 60 से डिवाइड करा तो हमारा पर मंथ आया मान लीजिए 30,000, तो उसकी पेंशनेबल सैलरी कितनी है पर मंथ की, तो पेंशनेबल सर्विस पीरियड उसने नौकरी करी 20 साल, तो 20 साल प्लस 2 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 30,000, जो भी अमाउंट आएगा 70 से डिवाइड कर देते। 20 साल उसने नौकरी करी, तो 20 साल प्लस 2 22 इंटू पेंशनेबल सैलरी हमने कैसे निकाली, वो आई थी 30,000, पिछले 60 महीनों की सैलरी जोड़ा, 60 से डिवाइड करा, जो भी अमाउंट आएगा उसको 70 से डिवाइड कर दो, ये उसकी पर मंथ पेंशन हो। करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो आगे बोल रहा हूँ वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान सुनिएगा। if employee worked for greater than 10 years but less than 20 years, the pension will be calculated assuming pensionable period of 20 years, लेकिन जितने साल उसने कम काम करा उसके हर साल के लिए 3% से पेंशन कम कर देना। जैसे समझो, एक मिस्टर मुकेश है जिन्होंने कुल 16 साल नौकरी करी, यानी उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी जो पीरियड है वो 16 साल है, और 58 साल की उम्र में वो रिटायर हो गए क्योंकि सुपर एन्यूशन, रिटायर हुए, सॉरी सुपर एन्यूशन, 58 साल की उम्र। सुपर एन्यूशन के अंदर तो जो एज फिक्स है वो है आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो 58 साल की उम्र में उनका सुपर एन्यूशन हो गया 16 साल की नौकरी करने के बाद, तो उनका पेंशनेबल पीरियड या कॉन्ट्रीब्यूटिव पीरियड कितना हो गया, 16 साल। उनकी जो पेंशनेबल सैलरी है क्वेश्चन में दे रखी है 24,000, यानी पिछले 60 महीनों की एवरेज सैलरी। अब देखो उन्होंने 10 साल से ज्यादा काम करा लेकिन 20 साल से कम, तो पेंशन कैलकुलेट करना 20 साल की सर्विस मानते हैं, यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड हम कितना लेंगे, 20 साल काम 16 साल ही करा प्लस 2, ठीक है, राइट, मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल सैलरी कितनी आ रही, 24,000, डिवाइड बाय 70 करा तो पर मंथ पेंशन आई 7,542, और उन्होंने काम करा 16 साल, तो 4 साल कम काम करा, हर साल के लिए 3% से उनकी पेंशन कम करनी है। कैसे, मंथली पेंशन अभी आई 7,542, 3% फॉर 20 ईयर्स, तो 7,542 का 3% यानी 226 रुपए कम कर दो, 7,300। 3% फॉर 19th ईयर 7,315 का 3%, 219 लेस करा 7,096। 3% फॉर 18th ईयर 7,096 का 3%, 212 आया, लेस करा 683। एंड फॉर द 17th ईयर 683 का 3%, 206 लेस करा 667, यानी उनकी पर मंथ जो पेंशन होगी वो कितनी रहेगी, 667। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। In case contributory period of service is less than 20 years, pension shall be calculated according to the pensionable period of 20 years, but reduce pension by 3% for every year shortfall by 20 years. शॉर्टफॉल कितने से हो रहा है, 4, काम तो 16 साल ही करा, लेकिन कैलकुलेट हमने 20 से करा, तो 20 से शॉर्टफॉल देखे तो 4 साल का शॉर्टफॉल है, तो 4 साल तक के लिए उनका पेंशन पर मंथ हमें कम करना पड़े। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, ये 3% कम करते करते मैक्सिमम 25 होना चाहिए, देखो अभी कितना आ रहा है, 12% हो गया। मान लो इनका 11 साल इन्होंने जॉब करा होता, 10 से ज्यादा 20 से कम,
11 साल करा तो इनकी पेंशन निकालेंगे 20 साल के हिसाब से, 9 साल का कम करेंगे। लेकिन 9 साल का कम करेंगे तो ये आएगा 27%, 25%, से कम ज्यादा कम नहीं, पेंशन को बचेगी नहीं। अच्छा, अब हमने कहा था कि अगर किसी प्रकार की डेथ हो जाती है तो हमने कहा था उस डेथ के केस में एम्प्लॉय की फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। तो फैमिली पेंशन कितना है, विडो पेंशन है 450 रुपये पर मंथ, जो कि मैक्सिमम 2500 रुपये पर मंथ हो सकता है, सरकार ने फिक्स कर रखा है। विडो पेंशन के अलावा चिल्ड्रन पेंशन मिलेगा, जो कि विडो पेंशन का 25% है। राइट, 450 का 25% कितना आएगा, 125 रुपये, मिनिमम 115 रुपये। ठीक है, और ये मिलेगा जब तक बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता। इसके अलावा अगर पेरेंट्स जिंदा है तो ऑर्फन सॉरी, पेरेंट्स अगर जिंदा नहीं बचे, मतलब माता पिता दोनों ही चले गए, तो फिर उस केस में बच्चों को पेंशन मिलेगा, जो कि आपके विडो पेंशन का 75% है। 450 रुपए का 75%, 450 रुपए का 75% मोटा मोटी जहां तक मैं समझता हूँ 367 रुपए, 367 रुपीज आएगा। ये मिलेगा पर मंथ पर चाइल्ड। ये वो कूफे बनाने वाले, इस एक्ट को रिवाइज करने की जरूरत। 367 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, दो बच्चे अगर हैं तो मात्र 700-800 रुपए, 700-800 रुपए में दो बच्चे पूरा महीना भर निकाल सकते हैं। सरकार को समझना चाहिए कि या तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 700 रुपए में वैसे भी बच्चा है वो एक साथ पूरा महीना भर तो छोड़ो, 2 दिन नहीं निकाल पाएगा साथ। तो ये हमारा है पेंशन। तीसरा हमने कहा था जो है इंश्योरेंस का है। तो इंश्योरेंस में क्या है, बड़ा सिंपल सा है। डिपॉजिट इंश्योरेंस में इसके अंदर एम्प्लॉयर को कोई करना, एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना, एम्प्लॉयर को देना है 0.5% ऑफ टोटल वेजेस। हाँ, ये 12% के अलावा है, यानी एम्प्लॉयर अलग से 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन और देगा टोटल वेजेस का, जो भी एम्प्लॉय के टोटल वेजेस है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 12.5% होगा। तो 0.5% ऑफ एम्प्लॉयज टोटल वेजेस, और उसमें भी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 75 रुपए पर मंथ ही है। 75 रुपए पर मंथ से ज्यादा आपको कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरत नहीं है एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉयर को, सॉरी एम्प्लॉय को तो देना ही नहीं। तो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में हर महीने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा एम्प्लॉय की सैलरी का 0.5, ये 12% के अलावा है, ठीक है ना। अच्छा, जो भी एम्प्लॉयज ऊपर कवर है पीएफ वो सब इसके अंदर आते हैं। अब आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा कितना, देखो क्लेम अमाउंट कितना रहेगा। क्लेम अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस 30 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली सैलरी इन द लास्ट 12, पिछले 12 महीने की एवरेज सैलरी निकाल दो, यानी 12 मंथ सैलरी, लास्ट 12 मंथ सैलरी प्रोवाइड कर देना 12 से, तो ये आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई बाय 30। ये जो भी फिगर आएगा ये लेना है। ये मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, 6 लाख। 6 लाख कैसे निकाला है, 4.5 लाख प्लस 1.5, ये बोनस मिलता है। राइट, बोनस हर पॉलिसी में मिलता है। आप नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदेंगे तो आपको मेच्योरिटी पे मेच्योर्ड अमाउंट के साथ थोड़ा बोनस भी देते हैं। अच्छा, वैसे भी 4.5 लाख ही आएगा, आप ध्यान से समझ। देखो हमने कहा था पीएफ कब लगता है, 15,000 से ज्यादा की सैलरी पे नहीं लगता। जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उसकी सैलरी 15,000 है। 15,000 पर मंथ को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये तो मैंने लास्ट 12 मंथ सैलरी लिया है, तो फिर एवरेज सीधा हमने यहाँ तो 12 महीने की सैलरी डिवाइड बाय 12, तो एक महीने की आएगी। एक महीने की पकड़ी एवरेज, आई कितनी दी है, 4.5 लाख, लग बोनस। ये कैलकुलेशन इस तरीके से समझा है कि आपका मैक्सिमम जो अमाउंट रहेगा वो 6 लाख से ऊपर की हालत में नहीं कर सकता। एक्चुअल में जो भी अमाउंट आ रहा है, 6 लाख रुपए मैक्सिमम क्यों फिक्स करा, क्योंकि ये एक्ट लगता है 15,000 की सैलरी पे। अब मान लीजिए आपकी पिछले 12 महीने की एवरेज सैलरी आ रही है 50,000 रुपए, तो उसके हिसाब से देखो तो 50,000 इंटू 30, 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से साल के लिए हम आपको देंगे। 30 कर रहे हैं ना, 30 टाइम्स, तो 50,000 के हिसाब से अगर मैं निकालू तो 15 लाख की पेंशन, 15 लाख का आपका इंश्योरेंस। आगे चलेंगे अब, उसके बाद में जो है ऐसे वाले प्रोविजंस हैं जो क्रिटिकल प्रोविजंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन क्या है, पहला है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सरकार के द्वारा एक अलग से सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बनाई गई है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सरकार को अप्लाई कर सकता है, उससे हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का काम करने के लिए, ठीक है ना। तो सरकार चाहे तो एक से ज्यादा पब्लिक, एक से ज्यादा भी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, बेसिकली सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पूरा डेटा मेंटेन करेगी, इसका पीएफ अकाउंट, पेंशन अकाउंट, क्योंकि कोई तो चाहिए ना। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सब्सक्राइबर थ्रू पॉइंट ऑफ प्रेजेंस।
Transmitting such instructions to the pension fund affecting switching instructions received from the subscribers and discharge. सिंपल बताता हूँ, तो ये ये है रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, इसको जो भी लोगों का अकाउंट है उनसे इंस्ट्रक्शंस जो भी मिलते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली नहीं मिलते, उनसे इंस्ट्रक्शंस इनको मिलते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जनरली एम्प्लॉयर होता है। मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूंगा कि भाई मुझे पीएफ अकाउंट कराना है, या मुझे ड्रॉ करना है, क्लोज कराना है, या जो भी करना है वो हम अपने एम्प्लॉयर को देंगे। एम्प्लॉयर रिकॉर्ड कीपिंग को देगा, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीड। All the assets and properties owned, leased, or developed by Central Record Keeping Agencies shall constitute regulated assets. Upon the expiry of certificate of registration, right, or revocation, authority shall be entitled to appropriate take over the regulated assets either by itself or through an administration person. यदि कल को रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का लाइसेंस खत्म हो जाता है तो प्राइवेट एजेंसी, तो जो भी इसके एसेट वगैरह हैं वो हम लोग इससे वापस ले लें, नहीं तो इसको दी सरकार ने दी, और या फिर हम किसी बंदे को बिठा देंगे वो इसका पूरा मैनेजमेंट करेगा या कोई नई रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बनी उसको दे देंगे। हाँ, अगर कोई भी एसेट रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी खुद ने खरीदी थी, तो खुद की एसेट से उसने परचेस करी, तो उस केस में हम लोग जब उसके एसेट्स को लेंगे तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगा वो दे देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द अर्लियर रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन वायलेशन ऑफ कंडीशन, the provisions of this act or regulation shall determine the authority no not be entitled for any claim। यदि मान लीजिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ने कोई गड़बड़ करी थी, इस वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल, तो ऐसे केस में उससे जो भी हम एसेट्स वगैरह लेंगे वो तो पैसा दे देंगे, लेकिन वो कोई और कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। सामान्य तौर पे किसी रिकॉर्ड कीपिंग को उसका टेन्योर पूरा होने के बाद ही हटाते हैं, पहले हटा रहे हैं इसका मतलब उसने गड़बड़ करी। अब कल को वो कॉम्पनसेशन मांगे, आपने मेरे से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने 3 साल पहले ही क्यों आपने हटा दिया, आपकी गलती थी इसीलिए हटाया, तो उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टर, सेंट्रल रिकॉर्ड सॉरी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट वाइज, जिनका काम है ये देख ऑर्गेनाइज वो अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं, यानी एफ कंट्रीब्यूशन जमा कराने का, काटने का। तो इस इंस्पेक्टर के राइट्स क्या है? इंस्पेक्ट एंड मेक कॉपीज ऑफ और टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड इन रिलेशन टू द एस्टैब्लिशमेंट। आपको ये चेक करना है कि जो भी बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जामिन कर सकते हो, उनमें से फोटोकॉपी वगैरह ले सकते हो अगर आपको लगता है जरूरी है। There is reason to believe that any officer under this act has been committed by an employee seized with assistance he may think fit the registers books and documents। वो चाहे तो सीज कर सकता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अगर उसको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन तो भाई साहब पीएफ एक्ट का ऑफेंस है। और द रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स इज नॉट रिलेवेंट, आप शेयर होल्डर के रजिस्टर्स को नहीं कर सकते क्योंकि पीएफ में, ईएसआई में शेयर होल्डर का तो कोई के रजिस्टर को जब्त कीजिए, पीएफ कंट्रीब्यूशन के डिटेल्स वाले रजिस्टर को जब्त कर सकते हैं, अलाउड है उस शेयर होल्डर के रजिस्टर को। फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, कौन कौन सी रिटर्न भरनी है, बिल्कुल शॉर्ट में नीचे समरी दे रखी है। एक तो जाएगा ओनरशिप का रिटर्न और चेंज इन ओनरशिप, ये जाना है जिस दिन एक्ट लगा उससे 15 दिन। देखिए कि अब इसमें एक्ट की तो बात छोड़ देते हैं क्योंकि एक्ट तो बहुत पुराना न हो गया। आज से बात करते हैं, यदि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर चेंज होता है तो ओनर के चेंज होने के बाद में और इन डेज फ्रॉम डेट ऑफ चेंज इन, तो ध्यान से समझिएगा जरा, ओनरशिप चेंज होती है तो जिस दिन ओनरशिप चेंज हो उससे 15 दिनों के अंदर अंदर आप एक रिटर्न फाइल करोगे जिसमें ओनरशिप की डिटेल दोगे। हर महीने एक रिटर्न आपको फाइल करनी है 15 दिनों के अंदर अंदर, ये एम्प्लॉयज की डिटेल जिसमें एम्प्लॉयज की पूरी जाती है, हमारे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी क्या है। इसी तरीके से एक और रिटर्न जाएगी, ये भी मंथली जाएगी, इसमें कंट्रीब्यूशन की डिटेल जाएगी। ये हर महीने हमने एक तो लिस्ट जारी एम्प्लॉय की, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, सैलरी क्या है, वो जानी 15 दिनों में, महीना खत्म होने के बाद, जैसे जून खत्म हुआ तो 15 जुलाई तक, जुलाई खत्म हुआ तो 15 अगस्त तक, और एक जाएगी 25 तारीख तक, जैसे अप्रैल खत्म हुआ 25 मई, मई खत्म हुआ 25 जून, खत्म हुआ 25 जून, ये जाती है कंट्रीब्यूशन के अमाउंट की। एंड लास्ट एनुअल रिटर्न जो कि हर साल के खत्म होने के बाद एक साल के अंदर अंदर देनी है। आप अपना ईपीएफ का पैसा कैसे निकालोगे, है ना, विड्रॉ कैसे करना है, ये तो हम बता ही चुके कि आपको पैसा विड्रॉ करना है कब, रिजाइन या रिटायर पे ही मिलेगा आपको सुपरएनुएशन। आपको फॉर्म नंबर 19 में अप्लाई करना है। अगर एम्प्लॉय ने कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज करा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है जहां पीएफ एक्ट नहीं लगता, तो वो अपना पूरा पैसा विड्रॉ करना चाहता है, बिल्कुल उस केस में 2 महीने का वेट, मैंने पूरा आपको बताया था, 2 महीने का वेट करने के बाद में आप फॉर्म नंबर पर एप्लीकेशन लगा दो, राइट। If any new establishment is act applicable, then employee shall in apply form,
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसपे अब तक तो नहीं लगता था लेकिन अब लग रहा है, ठीक है ना, यानी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करता था उस पे नहीं लगता था, अब नए वाले नए पे जा रहा हूँ वहां लगता है। तो नया एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा फॉर्म नंबर 13 में, वो आपको नहीं करना, वो एम्प्लॉयर कर देता है आपके सिर्फ। एम्प्लॉय ऑप्टेन अ न्यू पीएफ अकाउंट नंबर इफ एम्प्लॉय डाइज हिज फैमिली मेंबर में अप्लाई फॉर सेटलमेंट इन फॉर्म नंबर 20। छोटी सी बात है बस खाली, आपको जी अप्लाई करना है फॉर्म नंबर 19, और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर 20। हाउ टू अप्लाई फॉर पेंशन, for getting the pension apply in form number 10D at the EPF office, the worker last work out towards last employer, वर्कर के एम्प्लॉयर के थ्रू लगा दो, तो जाकर डायरेक्टली ईपीएफ डिपार्टमेंट में लगा, भैया मेरे को पेंशन चाहिए, हाँ, अब खत्म हो गया, नौकरी छूट गया, नौकरी खत्म हो गई। The worker wants to withdraw pension from a different place, he has to furnish appropriate bank detail। सेम सिटी में है तो ठीक, आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है यार, आजकल तो पेंशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पोस्ट ऑफिस और डेजिग्नेटेड बैंक थ्रू एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, यूटीआई। तो कोई डेजिग्नेटेड बैंक्स नहीं है, सारे बैंक आपका भारत में किसी भी बैंक में अकाउंट, उसका आईएफएस नंबर होना चाहिए आपके पास में, चेकबुक होनी। आप जब एप्लीकेशन लगाते हो तो हम चेक नंबर, चेक की ब्लैंक कॉपी लगाते हैं और उसमें हर महीने क्रेडिट होती है। हाउ टू अप्लाई फॉर इंश्योरेंस आफ्टर द डेथ ऑफ वर्कर, फैमिली मेंबर्स और नॉमिनी में अप्लाई इन ईएलआई फॉर्म। अगर आपको क्या, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा, अगर वर्कर की वो है क्या नाम है, टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस में पैसा कभी भी को खुद को नहीं मिलता, उसकी फैमिली। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड अगेंस्ट अटैचमेंट, the amount standing to the credit of any member in the provident fund shall not in any way be capable of being assigned, charged, and shall not be liable to attachment under any decree or order of the court. Respect of any debt or liability incurred by the member, and neither the official assignee appointed in the presidency insolvency nor the receiver appointed shall be entitled to have any claim। देखिए, अगर कोई भी प्रोविडेंट फंड में किसी भी बंदे के अकाउंट में पैसा जमा है, पीएफ का, तो उसको पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है, अब अगर मान लीजिए उस एम्प्लॉय का इंसॉल्वेंसी हो जाता है किसी भी एक्ट के तहत, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी सारी संपत्ति को बेचेंगे, उसकी सारी एसेट्स को बेचेंगे, पैसा रिकवर करेंगे, बैंक अकाउंट को भी सीज, लेकिन पीएफ में जो पैसा पड़ा है वो सेफ। मैं आपको ये बात पहले भी समझाई थी, ग्रेचुटी में भी इस बात को आपको समझाया कि ग्रेचुटी के पैसे को हाथ नहीं लगा, पीएफ के पैसे को भी सरकार हाथ नहीं लगा सकती, कोर्ट हाथ नहीं लगा। ऐसे ही एनी अमाउंट स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ मेंबर इन प्रोविडेंट फंड टाइम ऑफ हिज डेथ payable to his nominee that the scheme or rules of the provident fund shall vest in the nominee and shall be free from any debt or liability incurred by the deceased owner। यदि एम्प्लॉय की डेथ हो गई और तो उसका पीएफ का पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा, लीगल ईयर को मिलेगा। अब अगर मान लीजिए डेथ के टाइम पर उस एम्प्लॉय के ऊपर लाइबिलिटी भी थी, तो लाइबिलिटी को चुकाने के लिए पीएफ का पैसा यूज, लाइबिलिटी को चुकाने के लिए जो बंदी की डेथ हो गई उसकी सारी एसेट को आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, एसेट को आप यूज कर लो, हाँ, तो यूज करके आप लाइबिलिटीज पे कर दो। लेकिन आपको किसी भी हाल में उस एम्प्लॉय के पीएफ को कल को अगर मान लीजिए उसकी कोई संपत्ति नहीं और लायबिलिटी 15 लाख, पीएफ में पैसा पड़ा हुआ 20 लाख, तो भी 20 लाख से 15 लाख की लायबिलिटी नहीं चुकाई जाएगी, वो जो नॉमिनी उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। तो प्रोटेक्शन इज अप्लाइड टू पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस अमाउंट के ऊपर भी लागू होगा। एक्ट के तहत जो भी चीजों में अमाउंट मिला पीएफ का हो, प्रोविडेंट, सबके ऊपर ये रूल लागू हो, ये आपको ध्यान में रखना है, बड़ा सिंपल सा। ये एक्ट हमारा कंप्लीट होता है।